स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है तो हम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही बहुत सारे नामों को याद रखते हैं। बट एक और नाम है जो हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाया। तो आज हम बात कर रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। आज हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, जो कि हमारे जो यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको हम बोलते हैं, उसके पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में हमारे आज की वीडियो में बात करेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। अगर हम गोविंद बल्लभ पंत, जिनको कि हम पंत भी कहते हैं शॉर्ट में, उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को कुन्नूर, दैट मीन्स की अल्मोड़ा, उत्तराखंड, इंडिया में हुआ था। और उनकी डेथ आज ही के दिन 7 मार्च 1961 को 73 साल की उम्र में न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। ओके, अब बात करें अगर इनकी पॉलिटिकली, तो ये पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे। एज अ प्रोफेशन ये एक लॉयर थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं। ठीक है, और पंत जी को अपने कार्यों की वजह से ही इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया है, जो कि ये भारत रत्न 1957 में उनको इससे नवाजा गया। वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, खराडे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या है, कर्नाटका में आ गए थे कुमाऊं रीजन को छोड़कर। अगर उनके पेरेंट्स की बात की जाए तो उनके फादर का नाम मनोहर पंत है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और उनकी मदर का नाम गोविंदी बाई है। इसके अलावा अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की है, और उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई थी। अगर मैं इनके पॉलिटिकल कैरियर की, या फिर ये कहूं कि स्वतंत्रता संग्राम में इनके शामिल होने की बात करूं, तो 1914 से सबसे पहली एक शुरुआत की जाती है, जब इन्होंने क्या किया था, जो लोकल लेवल है ना, दैट मीन्स की जो लोकल परीक्षा या फिर विलेज काउंसिल के वहां पर लेवल स्तर पर इन्होंने क्या किया था, एक चैलेंज किया था, सक्सेसफुल चैलेंज किया था। किस चीज को लेकर? कुली बैगर। अब कुली बैगर क्या था, इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, उनके लिए गांव के लोगों को पहाड़ी रास्ते पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था देनी पड़ती थी, और उनका जो लगेज वगैरह होता था ब्रिटिश ऑफिसर्स का, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। और ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के लिए फ्री में काम करना पड़ता था, जिसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका की नाम था द कुली बैगर या फिर कुली उत्तर मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हरगोविंद पंत ने और बद्री दत्त पांडे ने की थी, जिसकी वजह से उनको जननायक और कुमाऊं केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाद में इसी को हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जब महात्मा गांधी जी की इस आंदोलन में एंट्री होती है। इसके बाद क्या है, पंत जी ने एक और शुरुआत की थी 1921 में। अगर मैं कहूं तो सीधे तौर पे ये स्वतंत्रता संग्राम में आए थे इनिशिएटिव के तौर पर, जैसे कि इनको क्या एक तरीके से पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई थी। इनको चुना गया था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, किसका, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ओध, आगरा ओध की, वहां के लिए इनको क्या है, इलेक्ट किया गया था, उसका मेंबर इनको इलेक्ट किया गया था। इसके बाद क्या है, गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने क्या है, डायरेक्टली ये क्या है, एज अ लॉयर अपॉइंट हुए थे। कौन से केस के लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा काकोरी केस के लिए। काकोरी केस बहुत फेमस केस है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफक उल्ला खान का है, 1920s का, तब का ये बहुत फेमस काकोरी केस है। ये मैंने आपको बताया भी है, इससे रिलेटेड वीडियो में पहले डाल चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो काकोरी केस की पैरवी इन्होंने की थी। देखिए, इनकी किसी भी एज अ लॉयर ना, इनकी खास बात थी, ये किसी भी केस को तभी लेते थे जब जिसका केस है वो उनको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से सारा जो इंसिडेंट है वो बताते था। ठीक है ना, तभी ये लेते थे। इसके अलावा इन्होंने साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था बाद में। ठीक है ना, कि साइमन कमीशन वापस जाओगे जब नारे लगे थे 1928 में, इन्होंने इसका भी विरोध किया था। इसके अलावा 1930 में इन्होंने सोल्ट मार्च थी, नमक डांडी जो यात्रा थी, उसमें भी भाग लिया था, और उसकी वजह से इनको कुछ हफ्तों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। इसके अलावा 1934 में जो पंत है उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया जाता है, और उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ डेप्यूटी लीडर किसके, कांग्रेस पार्टी के इलेक्ट किया जाता है असेंबली में। इसके बाद 1940 में भी इनको क्या है, जब सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से जेल में जाना पड़ा था, और जब 1942 में जब इन्होंने साइन किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, उसकी वजह से भी इनको 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ा था, और बाद में इनको 3 साल के बाद अराउंड 1945 के समथिंग जेल से रिहाई मिली थी, जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकली। अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये इन्होंने क्या एज अ होम मिनिस्टर भी इंडिया में अपना कार्यकाल संभाला है, और ये इंडिया के होम मिनिस्टर रहे कब से लेकर कब तक, 1955 से 1961 तक। किसके बाद? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद। इनके इस टाइम पीरियड पे कुछ अचीवमेंट्स है, 2 बहुत बड़े अचीवमेंट है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, किसके बेस पे, लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे, जिसको कि लेकर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956, जिसको कि जो इफेक्ट में आया था 1 नवंबर 1956
1956 को, उसी के बाद क्या है जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया गया था। इसके अलावा हिंदी को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने का काम भी इन्होंने ही, पंत जी ने किया था। एक और सबसे बड़ी बात आती है कि पंत जी को पहले ही, इससे पहले चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया था यूनाइटेड प्रोविंसेस, दैट मीन्स आज के उत्तर प्रदेश का। 1937 से 39 तक ये रहे थे उस टाइम पीरियड पे चीफ मिनिस्टर वहां के। और दोबारा से जब 1945 में ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट ने कहा कि दोबारा से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने चाहिए, तो कांग्रेस दोबारा से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ जीती थी 1946 में जब चुनाव हुए थे उसमें, और उसी के साथ उनको दोबारा से यूनाइटेड प्रोविंसेस, दैट मीन आज के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे और कुछ इकोनॉमिकल, ये कह सकते हो, चेंजेस भी किए थे कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफी हद तक इंप्रूव्ड है? जैसे कि सबसे बड़ा था, इन्होंने क्या किया था, एबॉलिशन किया था, किसका, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था। इसके अलावा जो हिंदू कोड बिल था उसको पास किया था। इसके अलावा इन्होंने मोनोगैमी जो है उसको कंपलसरी किया था हिंदू मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह, आपको बहु विवाह नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एक ही विवाह करने की परमिशन है। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं को क्या है, तलाक लेने का अधिकार भी दिलाने की कोशिश की थी, और उनको प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है ये भी उनको देने के लिए उन्होंने ये कह सकते हो कि इनिशिएटिव लिया था। इन्हीं सारे कार्य को करते हुए क्या है, बाद में ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर ये होम मिनिस्टर बनते हैं। और होम मिनिस्टर के कार्य पद पर रहते हुए ही 7 मार्च आज ही के दिन 1961 को सेरेब्रल स्ट्रोक, दैट मीन्स की एक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। जब ये अपने ऑफिस में थे अपने कार्यकाल पर ही, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए इनको कहा आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।